सबको नमस्कार। पिछली दो कक्षाओं में हमने छायावाद के जो सामान्य परिचय और उसके बाद छायावाद की जो विशेषताओं से रूबरू हुए हैं। तो आगे मैं आप लोगों को छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए देखेंगे छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन हैं। तो छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं, आप सब जानते हैं। जब कभी भी छायावाद के बारे में सुनेंगे, ये चार महान हस्तियों का नाम हम सुने होंगे। तो पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा सुमित्रानंदन पंत। ये चार हस्तियां जो हैं छायावाद के चार स्तंभों के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 में वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हुई। और वे संस्कृत भाषा के विद्वान थे और उनकी शैली अलंकृत एवं चित्रोपयोगी शैली है, चित्रतम शैली है। और दूसरा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 31 फरवरी 1896 में हुआ है। उनके जन्म स्थान मेदिनीपुर जिला के बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 में प्रयाग में हुआ है। तो आगे जो तीसरा महान हस्ती है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1986 में हुई थी। और गोविंद प्रसाद और श्रीदेवी श्रीमती हेमावती की बेटी थी महादेवी वर्मा। और अगला जो है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 19वीं में कौसानी जो अल्मोड़ा में है वहां पर हुआ था और उनके पिता का नाम गंगादत्त और उनकी मृत्यु 38 दिसंबर सन 1977 में हुआ था और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में वो लिखा करती थी। तो कहा करते हैं कि जयशंकर प्रसाद को सुंखनी साहू नाम से वो जाने जाते थे और पंत जी को हिंदी के जो सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि मानते हैं। उसी प्रकार महादेवी वर्मा को हम वेतना की गायिका कहते हैं और निराला को महाप्राण निराला भी कहते हैं। तो आइए देखेंगे जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व किस प्रकार का था। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी के कवि ही नहीं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं। वे हिंदी के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुरी की रस सिद्धि धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संजित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद में प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ है कि खड़ी बोली हिंदी काव्य को निर्विवाद सिद्ध भाषा के रूप में उन्होंने अपनाया है। इतने जो गहन गंभीर व्यक्तित्व के धनी थे जयशंकर प्रसाद। तो आगे निराला के व्यक्तित्व के बारे में हम देखेंगे। निराला को महाप्राण निराला कहते हैं और ये भी नहीं, साहित्य के इतिहास में निराला जी का व्यक्तित्व ही निराला है। वे निराली प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन की गहनतम अनुभूतियों को जिस ढंग से अभिव्यक्ति प्रदान की है वह अपने आप में अन्यतम है। इसी कारण वे सभी क्षेत्रों में अपना निरालापन आज भी अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। उनका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य और आकर्षक था। वे जहां एक ओर श्रृंगारिक और भक्तिपूर्ण रचनाएं की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पौरुष और राष्ट्र प्रेम के परिपूर्ण कविताएं भी लिखी है। किसी भी कवि के कृतित्व पर उसके व्यक्तित्व की छाप पड़ना स्वाभाविक है। निराला जी क्रांतिकारी विचारधारा के कवि हैं। उनकी कविता भी छंद के बंधनों से मुक्त है। वे छंद मुक्त रचना के वकालत करने वाले थे। पहले उन्होंने जूही की कली कविता जो महावीर प्रसाद द्विवेदी को भेजा था, वो कविता छंदमुक्त नहीं, छंदबद्ध नहीं था। इसी के कारण उसे उन्होंने कूड़े में फेंक दिया था। आगे चलकर यही कविता छायावाद की पहली कविता सिद्ध हुई थी। उन्होंने जो भी अन्याय और अत्याचार हो, इन सभी का
विरोध किया है, इसलिए उनकी रचनाओं में भी क्रांतिकारी भावनाओं का आना स्वाभाविक है। तो महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व देखेंगे तो महादेवी वर्मा वेदना की गायिका हैं। उनकी संपूर्ण रचनाओं में ये वेदना का भाव हम देख सकते हैं और उन्होंने अज्ञात सत्ता के प्रति अपने मन की प्रेम को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए उसे आधुनिक काल की जो मीरा कहते हैं। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, वहां उन्होंने छठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। घर पर चित्रकला और संगीत की शिक्षा पाई। तुलसी, सूर और मीरा का साहित्य उन्होंने अपनी माता से ही पढ़ा था और उनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ और इससे उनकी शिक्षा का क्रम टूट गया क्योंकि ससुराल वाले लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब उनका देहांत हुआ, उनके जो ये ससुर का देहांत हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी कर ली। उनकी कविताओं की जो प्रमुख भावना वेदना की भावना है, उनकी कविताओं में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हम हर पग पग पर देख सकते हैं। और आगे सुमित्रानंदन पंत का जो व्यक्तित्व, प्रकृति की सुंदरता को कविताओं में उतारने वाले सुमित्रानंदन पंत हिंदी के जाने माने कवि रहे हैं। अल्मोड़ा में उनका परिचय हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार गोविंद वल्लभ पंत से हुआ था। उसके साथ ही वे श्यामचरण दत्त पंत, इला चंद्र जोशी और हेमचंद्र जोशी के संपर्क में आए। इन साहित्यकारों के संपर्क में आकर सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व का विकास हुआ है। तो अल्मोड़ा में पंत जी को ऐसा साहित्यिक वातावरण मिला जिसमें उनकी वैचारिकता का विकास हुआ है। तो अल्मोड़ा में रहकर उन्होंने साहित्य का विस्तार पा लिया, प्रकृति को खुली आंखों से देखा। उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया उन सभी को अपनी कविताओं में वर्णन किया। तो इसलिए उनकी कविताओं में जो है प्रकृति का सूर्यमय सुंदर चित्रण मिलते हैं। इसी कारण उनको प्रकृति के सुकुमार कवि माना जाता है। वैचारिकता के विकास के इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले अपना नाम बदला। राम कथा के किरदार लक्ष्मण के व्यक्तित्व से, लक्ष्मण के चरित्र से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख दिया। तो उनका जो नाम क्या था, गुसाई दत्त थे। तो बाद में उन्होंने सुमित्रानंदन पंत ऐसा एक नाम स्वीकार कर लिया। बाद में पंत जी ने नेपोलियन बोनापार्ट के युवावस्था के चित्र से प्रभावित होकर घुंघरालू बाल रख लिए। तो वो बहुत सारे व्यक्तियों के प्रभाव में आए और उनसे प्रभाव भी प्राप्त किया। तो इतना ही छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में और उनके जो उनका जन्म, मृत्यु और उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगले कक्षा में बाकी भाग को लेकर मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।